हेलो स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं हम लोग और उसका आज तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इससे जो पहले हमने टॉपिक पढ़े वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, उसी का थोड़ा यूज़ होगा आज। तो आप एक काम करिए, उस टॉपिक को पढ़िए दोनों को, और वो आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर डाइपोल को हम लोग जब दिखाते हैं उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल आ जाता है इस तरह से। क्लियर है? अब इसको क्लैरिटी लाने के लिए मैंने डायग्राम क्या बनाया, थोड़ा सा इधर आइए। देखिए हमारे पास क्या था, एक माइनस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था, ठीक। उनके बीच में एक स्मॉल सेपरेशन था, डिस्टेंस था 2L, ठीक। अब हमारे पास अगर इसी डाइपोल की लाइन को आगे कर देते हैं, P पॉइंट था यहाँ पर, ठीक, या S पॉइंट था या P पॉइंट था, जो भी ले लो आप लोग। तो यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इसी तरफ थी। क्लियर हो गया? जिस तरफ P है। और इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन वो उसके परपेंडिकुलर लाइन थी, किसके, डाइपोल के सेंटर से, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो क्या आई थी, इसके उल्टा आई थी। E1 एज अ एक्सियल लाइन एंड E2 एज अ इक्वेटोरियल लाइन। तो ध्यान क्या देना है इस टॉपिक को समझने के लिए कि P डाइपोल की डायरेक्शन की तरफ कौन सा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल वाला, और इसके उल्टा कौन होता है, इक्वेटोरियल वाला। ये समझ आ गया। दूसरी छोटी सी चीज़ और, वो आप लोग जानते भी होंगे कि अगर हमारे पास कोई भी अगर क्वांटिटी है, कौन, जैसे डाइपोल ही है और उसके साथ एंगल दिया है, तो एंगल के साथ क्या आ जाता है, कंपोनेंट। थीटा के साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है बच्चों, साइन कंपोनेंट आता है। अगर आपको ये छोटी सी बेसिक चीज़ पता है तो ये टॉपिक अब क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास P के साथ यहाँ थीटा है, और थीटा के साथ इस तरफ कौन आ जाएगा, बोलो, कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। समझ आ गया? तो एक डाइपोल हमारे पास ये आ गया, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आ गया, P साइन थीटा। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट मतलब इसको हमने ब्रेक कर दिया, एक कॉस में एक साइन में। जब आपने ऐसा कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस डाइपोल के अब दो डाइपोल बन गए। तो अब इसको डाइपोल को छोड़ दो, तो P कॉस थीटा और P साइन थीटा पे ध्यान दो। तो अब दो डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब हमारे पास जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया उसका यूज़ करेंगे कि अगर P cos थीटा को देखें तो S पॉइंट कहाँ पर है, अलॉन्ग दैट लाइन, जिस तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये कौन सा का केस हो गया, P cos थीटा हो गया एक्सेल वाला, क्योंकि इसके सामने ही है। तो एक्सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, सेम डायरेक्शन। देख लो, एक्सेल में सेम डायरेक्शन थी, ठीक। और इक्वेटोरियल में क्या था कि ये जो हमारे पास P साइन थीटा है, इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो एक डाइपोल ये बन गया, P साइन थीटा इसका नाम है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ये जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा हो गया हमारे पास, डाइपोल, इक्वेटोरियल वाला। और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या था, बिल्कुल उल्टा। इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्शन क्या था, बिल्कुल उसका उल्टा था। समझ आ गया? अब आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने इतना तामझाम बताया, तो E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सियल लाइन, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन। इनके फॉर्मूले हमें याद हैं। देखिए इसमें मैंने आपको कहा कि E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सियल लाइन, और ये जो E2 है वो इक्वेटोरियल लाइन है। तो इसी को मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है टाइम बचाने के लिए। लेट S बी द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। S कहाँ है, एक्सियल लाइन पर है P के। तो एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 2P अपॉन R क्यूब था, बट यहाँ 2P नहीं है, 2P cos थीटा है। इज इट क्लियर? तो ये एक्सेल का आंसर आ गया। और इक्वेटोरियल में अगर देखें, S इज पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P साइन थीटा। तो यहाँ पर डाइपोल का नाम P नहीं है, P साइन थीटा है। तो 1/4 P साइन थीटा अपॉन R क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला था P अपॉन R क्यूब, और यहाँ था 2P अपॉन R क्यूब। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को यहाँ पर अगर देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो अगर देखें कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली इधर की तरफ आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं E, ठीक है। E इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आप लोग जानते हैं कि उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट में। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास E इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब डिस्टेंस है इसका होल स्क्वायर, क्लियर, और प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का क्या होल स्क्वायर आएगा अंडर रूट में। क्लियर है? इतना समझ आया आप लोगों को? अब हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो E1 हमने यहाँ लिखा 1/4πε0 स्क्वायर के अंदर है, बाहर आ जाएगा दोनों में, P है और R भी है, तो P/R³ भी बाहर आ गया। बचा क्या? यहाँ पर cos स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, 2 है और cos है, तो 2 2 जो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, इतना समझ आया आप लोगों को? अब हमारे पास यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे, तो थोड़ा मॉडिफाई मैं यहीं कर देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। तो 1/4πε0 जिसको हम k भी बोलते हैं, P/R³, ये जो आपका आंसर आया ना बच्चों, इसको मॉडिफाई कर दो। ये 4 दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो। ब्रेक करके हम इसको ऐसा कर देते हैं, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें से एक ले लिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो जरा, क्लियर? अब इसमें अगर आप देखें तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है? 1, तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिखेंगे 1/4πε0 P/R³ अंडर रूट, चेक करो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा आंसर है। कौन सा? दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, मतलब डाइपोल में कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो तो ये सबके आंसर देगा। तो ये आंसर जो है इसको आप याद कर लो, ये आपके नीट और जेई में अगर आप डायरेक्टली याद कर लेंगे तो वहाँ क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक, देखिए हमारा आंसर जो ये आया, अब ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम इसकी देखते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब क्या था कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस तरफ जा रही है, तो हमने एंगल निकालना है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जा रही है, तो मान लेते हैं कि इसने ना E1 के साथ, कौन सी एक्सेल वाले के साथ क्या एंगल बनाया? अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल SRT, आप दिख रहे हैं SR और T दिख रहा है आपको। इस ट्राइंगल में ना आपने टेंजेंट अल्फा निकालना है, तो टेंजेंट अल्फा अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये आएगा परपेंडिकुलर, ये आएगा बेस, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? दिस इज RT अपॉन कितना? ST। क्लियर? और RT अगर देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका और इसका नाम सेम हो गया, हेंस दिस इज ऑल्सो E2, तो ये आ जाएगा E2 अपॉन E1, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सेल को डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इन दोनों की वैल्यू डालते हैं। वैल्यू आपको मैंने अभी बताई थी कि E2 कितना था? E2 था हमारे पास इक्वेटोरियल वाला P साइन थीटा अपॉन 4πε0 R³, ठीक है, चेक कर लो। और दूसरा डिवाइड है, तो वो है P cos थीटा डिवाइड बाय 4πε0 R³। ये इक्वेटोरियल, सॉरी ये इक्वेटोरियल और एक्सेल, बस इसमें 2 आएगा क्योंकि एक्सेल डबल होता है इक्वेटोरियल का, याद है ना आपको? तो इसमें से ये और ये कट गया, P कट गया, बचा क्या? आपके पास बचा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ, कौन सा हाफ? ये 2, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो दिस इज अ डायरेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। तो ये न्यूमेरिकली मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये अल्फा है, टेंजेंट अल्फा हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा है, और टेंजेंट थीटा ही है, मतलब इसको और इसका रिलेशन बना दिया। तो न्यूमेरिकल में इन दोनों का रिलेशन आएगा, जो मैं आगे टॉपिक में आपको बताऊंगा। ठीक,
अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और है कि हम इसको ना चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो आंसर है ना, इसके पास सारे आंसर होते हैं, तो एक्सेल और इक्वेटोरियल के केस चेक कर लेते हैं। तो मैं कह दूंगा इसको कि दिस इज अ स्पेशल केस नंबर 1। ये आपको एस पॉइंट दिख रहा है बच्चों, तो एस मान लेते हैं कहाँ चला गया, एक्सेल लाइन में चला गया। एक्सेल लाइन देखो जरा, देखो जरा ध्यान से, ये पी एस पॉइंट को ना यहाँ खींच के इधर ले आओ, तो इसकी एक्सेल पे आ गया। अगर ये पी पॉइंट यहाँ खींच के यहाँ आ जाएगा तो आप देखो जब ये यहाँ की तरफ आ रहा है ना, तो एंगल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम बोलेंगे जब ये ऐसा हुआ तो थीटा क्या होगा, 0, ठीक है ना। और हमारा आंसर ये है, तो यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको 1 रखो, देख लो यही आंसर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 1 रखा, 3 + 1 कितना हो गया, 4, अंडर रूट से बाहर आ गया, तो आपके पास E1 आया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, क्योंकि ये पूरा 2 आया, p और r³ है। ये आप देख लो एक्सेल का आंसर है। हेंस यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये आंसर सबके आंसर देगा। दूसरा भी चेक कर लो, अगर एस मान लेते हैं कौन सा है, इक्वेटोरियल है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन में आ रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, इस डायपोल के जस्ट ये परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, यहाँ वाली। तो अगर इस पॉइंट को, इस एस को खींच के हम यहाँ लाते हैं, तो देखो यहाँ से ऐसे घुमाओगे ना अब इसको, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये पूरा 90 नहीं बन जाएगा। तो इक्वेटोरियल में ये वाला एंगल 90 बनेगा। तो आप थीटा को क्या रखोगे बच्चे, 90, और 90 का यहाँ पुट करो, cos 90 0, तो यहाँ पर cos 90 0 हो गया, तो मतलब ये 0 हो जाएगा सारा, और अंडर रूट में 1 बचेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा ये। तो E2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो ये देखा आपने, ये इक्वेटोरियल का, ये एक्सेल का आंसर, और इक्वेटोरियल एक्सेल का हाफ होता है, ये एक्सेल इक्वेटोरियल का डबल होता है, ठीक। तो आपने देखा कि ये जो टॉपिक पढ़ा, इसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको नीट और जेई के लिए आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, आपके ये काम आएगा। और आगे वाले टॉपिक में हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए।